नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। रामनवमी के दिन शुरू हुई हिंसा से जूझने में पश्चिम बंगाल सरकार के पसीने छूट गए। हालांकि अब वहां स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन कल हनुमान जयंती को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। कल उपद्रवी तत्वों को किसी तरह का मौका ना मिल सके, इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट भी सक्रिय हो चुका है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर आज जब अदालत में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने सख्ती के साथ राज्य सरकार को कई निर्देश दिए। आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। और हमारा पहला सवाल है, बंगाल में हिंसा पर हाईकोर्ट की सख्ती के मायने क्या हैं? आपको बताएं कि कोर्ट ने न केवल सरकार को कल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है, बल्कि यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो केंद्रीय बलों को सुरक्षा में तैनात किया जाए। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। हावड़ा से लेकर हुगली तक उपद्रवियों ने सामाजिक शांति को तार तार कर दिया। राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी 5 दिनों तक कई इलाके हिंसा की आग में सुलगते रहे। बंगाल में पिछले 2 दिनों से हिंसा की कोई नई वारदात तो नहीं हुई है, लेकिन इस खामोशी को कब पलीता लग जाए कोई नहीं जानता। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस के लाख जतन के बाद भी यहां हिंसा 5 दिनों तक जारी रही। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। दरअसल कल हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती पर रामनवमी की तरह हिंसा न भड़के, इसके लिए हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हनुमान जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की भी नियुक्ति की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में धारा 144 लागू है, वहां हनुमान जयंती की शोभा यात्रा ना निकाली जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेताओं से भी संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि वो हनुमान जयंती को लेकर बेवजह की बयानबाजी ना करें। पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं। खास तौर पर जिन इलाकों में धारा 144 लागू है, वहां पर किसी भी तरह की शोभा यात्रा नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ राज्य सरकार को कहा गया है कि जरूरत पड़े तो वो केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करे और केंद्र सरकार को इसके लिए रिक्वेजिशन दे दे। हाईकोर्ट ने पुलिस को भी निर्देश देते हुए कहा है कि लोगों के बीच विश्वास बहाली के लिए मार्च निकाले। इधर पुलिस ने भी दंगाइयों पर एक्शन लेते हुए जुलूस के दौरान हथियार लहराने वाले एक लड़के को गिरफ्तार किया है। कल रात बंगाल पुलिस ने 19 वर्षीय सुमित को बिहार के मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया है। सुमित वही लड़का है जिसका हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था। जब बाद में सीसीटीवी फुटेज देखा गया और सोशल मीडिया से भी कुछ वीडियोज आए, तो उसमें एक लड़का एक गाड़ी के ऊपर में दिखा जिसके पास में फायर आर्म्स था। हमारी डीडी की टीम, हम लोग इमीडिएटली उसको ट्रैक करने लग गए थे और हम लोगों ने अभी कल उसको परसों रात में मुंगेर से अरेस्ट किया। उसका नाम सुमित शाह है और उसका उम्र है 19 साल। बाद में उसके स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोगों ने आर्यन गुप्ता के पास से आर्म्स रिकवर किया है। हालांकि सुमित के परिवार वाले उसे बेकसूर बता रहे हैं। सुमित की मां का कहना है कि वो सियासी पार्टियों की रैलियों में शामिल होता रहा है, लेकिन उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। बंदूक तो बोलता है सब कोई की नकली है। हाँ, वो भी समझा होगा नकली है। जो भी लेके डांस करने लगा, अब वो क्या जाने कि उसको फंसा देगा। वो भी तो नहीं जानते, वो तो गाड़ी लेकर गया। आपका लड़का कोई पार्टी करता है क्या? नहीं, पार्टी तो देखिए छोटा बेला से वो पार्टी में मान लीजिए कैसे झंडा उंडा सब लेके जाता तो उसको शौक था। किसका झंडा? टीएमसी वाला को भी लेके जाते थे झंडा। उसका भी पता था बाहर में लगाने का, तो लोग को भी लगाते थे, बीजेपी के भी लगाते थे, पटाखा उठाखा लगाते थे। इधर रामनवमी की तरह हनुमान जयंती पर बंगाल और अन्य राज्यों में हिंसा न भड़के, इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सभी राज्यों को सतर्कता बरतने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारें असामाजिक तत्वों पर नजर रखें और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने ऐसा व्यक्ति का नाम लिया है जो व्यक्ति को, मैं व्यक्ति का नहीं बल्कि उसका चेयर की गरिमा को सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या वो अपना जो खुद का चेयर है, उसका जो मर्यादा है वो समझते हैं, उस गरिमा को समझते हैं? कोई भी सब जुडिस मैटर को
कोई भी इतना गंभीर विषय को एक दिन में जजमेंट खुद दे देता है? कोई भी मुख्यमंत्री का चेयर पर बैठ के ऐसा हल्का टिप्पणी करना मुझे लगता है कि चेयर की गरिमा को खराब करना है। और मैं इसलिए इस विषय के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी के ऊपर उंगली करते हो तो बाकी जो 4 उंगली होता है वो खुद की तरफ होता है। तो ये सोच समझकर करना चाहिए। और विषय जब सुरक्षा का होता है, जब किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का नागरिक का सुरक्षा की विषय होता है, तो वो सुरक्षा सुनिश्चित करना स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हनुमान जयंती पर जनता से सद्भावना की अपील करते हुए कहा कि हर कोई शांति से पर्व मनाए। रामनवमी के बाद भी 5 दिनों तक बंगाल हिंसा की आग में झुलसता रहा है, लिहाजा ऐसी नौबत हनुमान जयंती के बाद भी न आए, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों सतर्क है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे। बंगाल हिंसा को लेकर कोर्ट के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। गृह मंत्रालय ने बंगाल में हिंसा पर चिंता जताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से हिंसा के मामले पर रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए 3 दिनों का वक्त दिया गया है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल हिंसा में अब तक क्या किया? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप पूरी तरीके से शुरू हो गया है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था संभालने में ममता सरकार किसी भी तरीके से कदम नहीं उठा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी बातचीत किया और विस्तृत जानकारी उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के की। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए से कराया जाए, क्योंकि इसमें साजिश रची गई है और बहुत सारे लोगों के घरों को जो तोड़ा गया है उसमें बाहरी लोगों का हाथ है। ऐसे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जांच कहां तक जाती है। बंगाल में हिंसा की आग में सियासी रोटियां सेंकने की कवायद की जा रही है और इस मामले में कोई भी दल पीछे नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को दंगों का कसूरवार लगातार बता रहे हैं और वार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जहां हिंसा के लिए बीजेपी और वाम दलों को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं बीजेपी और लेफ्ट इसके लिए तृणमूल पर आरोप लगा रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, क्या बंगाल में हुई हिंसा का सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है? सियासी फायदे के लिए टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग हो रही है। दोनों एक दूसरे के दामन को दागदार बताते हुए खुद को पाक साफ करार दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के बाद शुरू हुई हिंसा 5 दिनों के बाद थम गई है, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। पिछले 48 घंटों में राज्य में कहीं भी हिंसा का नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन सियासी दल विरोधियों पर सियासी प्रहार का कोई मौका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हिंसा की आग पर सियासी रोटियां सेकने के लिए हर कोई तैयार है। 5 दिनों तक हावड़ा से हुगली तक के इलाके सुलगते रहे, हिंसा और आगजनी होती रही, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उपद्रवियों पर काबू पाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े। लेकिन पुलिस की इस नाकामी की जिम्मेदारी लेने के बजाय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। केवल बीजेपी ही नहीं, ममता बनर्जी वाम दलों पर भी हिंसा का ठीकरा फोड़ रही है। ममता के लेफ्ट राइट वाले दांव के सियासी मायने हैं।
दरअसल ममता बनर्जी एक ही तीर से दो शिकार करने की कोशिश करने में जुटी है, इसलिए वो दोनों दलों पर एक जैसा ही वार कर रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं लगाई और लेफ्ट को ममता के पाले में ही उछाल दिया। तृणमूल, सीपीएम, कांग्रेस सब लोग एक है। जो 34 साल में पश्चिम बंगाल के ऊपर राज किया है, वही लोग तृणमूल में आके अभी राज कर रहे हैं। और बीजेपी एका जो है वो खुद लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ रहा है और हिंदुओं के बचाने के लिए लड़ रहा है। आगे भी रहेंगे, अभी भी करेंगे, अभी भी इसको बचाएंगे, भविष्य में भी बचाएंगे। ममता के बयान के सियासी मायने लेफ्ट पार्टियां भी समझ रही हैं, लिहाजा वाम दल नहीं चाहते कि उनका नाम बीजेपी के साथ जोड़कर कोई उनके परंपरागत वोट में सेंधमारी करे। बिल्कुल झूठ बात बोल रहा है मुख्यमंत्री जी, यही इनका कल्चर है। अभी जो रामनवमी में उनका दिन पर जो हावड़ा में जो फिरका परस्ती हुआ है, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के लिए। वो जो धरना का मंच से जो भाषण दिया है, वो भाषण ये भी अभी उनका जो हमले जो जिन लोग किया है उनको मदद दी है। बंगाल की हिंसा पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी है, जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की है। हाई कोर्ट भी जानती है कि हिंसा की तपिश में सियासी शोलों को भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है, लिहाजा उसने भी सियासी दलों के नेताओं ने बेवजह बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। बंगाल की हिंसा में साजिश थ्योरी के बहाने भी वोटों का जोड़ घटाव और नफे नुकसान का खेल खुलेआम चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सब कुछ वोटों के लिए ही हो रहा है और क्या सियासत का मोह इंसानों की जिंदगी से इतना ज्यादा हो गया है कि वोटों के नाम पर बेकसूरों की जान कुर्बान की जा सके। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे। बिहार में हिंसा थम गई है। बिहार शरीफ और सासाराम में जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है, लेकिन सियासी दलों के बीच चलने वाली जुबानी जंग अब तक जारी है। हिंसा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज बिहार विधानसभा में इतना जोरदार हंगामा हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल बुलाकर बीजेपी विधायकों को बाहर निकालना पड़ा। नजर डाल लेते हैं हमारे चौथे सवाल पर। हमारा सवाल है, बिहार में हिंसा पर हो रहे सियासी हंगामे के पीछे क्या है? दरअसल बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं के बीच बयानबाजी के पीछे है राज्य में सत्ता का समीकरण। दोनों पक्ष अपने अपने वोटों को गोलबंद करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इन लोगों का यही आचरण है, अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं। पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है, पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है। बिहार के नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा की तपिश अब सियासी हलकों में भी महसूस की जा रही है। 2 जगहों पर हिंसा की आंच अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है और आम जनजीवन पटरी पर फिर से लौट रहा है। लेकिन सियासतदान इस मुद्दे को खत्म ही नहीं होने देना चाह रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। हिंसा और हंगामे की गूंज आज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी। बिहार शरीफ और सासाराम में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद भी जब बात नहीं बनी और हंगामा और शोर शराबा जारी रहा, तब विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने मार्शल बुलाकर बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर कर दिया। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के सदन से बाहर निकाले जाने के बाद जीवेश मिश्रा का गुस्सा एक बार फिर नीतीश सरकार पर फूट पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि नालंदा और सासाराम की घटना पर बीजेपी विधायकों ने नीतीश सरकार से जवाब मांगा तो उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मैं यही सवाल कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी सदन में आए और जवाब दे कि किस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। सासाराम के अंदर, नालंदा के अंदर उनका गृह जिला नालंदा है,
वहाँ जब मार्शल आपको निकाल करके लिया, जब 15-20 मार्शल मुझे बाहर किए और मेरे साथ बदसलूकी भी किया, यहाँ आकर के मार्शल ने मुझे पटक दिया। इस प्रकार का बदसलूकी करने का काम नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री सदन में आकर बयान दे कि हिंदुओं को क्यों प्रताड़ित किया गया। बिहार में हिंसा की आंच पर सियासी रोटियां खूब सेकी जा रही है। इस सियासी रसाकसी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पलटवार किया। उन्होंने नालंदा और सासाराम में हिंसा के लिए सीधे बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ दिया। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि दंगों के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। बीजेपी हंगामा चालू और दंगा फसाद चालू पार्टी है, दंगा कराने वाला बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है। मोबाइल नीचे करो, इधर करो नहीं। पूरा देश भर में घूम रहा है लो ना, आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी पूरा देश भर में छिड़े हुए हैं। बिहार में पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का ये सिलसिला यही नहीं थमा। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर ही हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ये बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बना रहे हैं और सरकार पीएफआई मदरसों के माध्यम से ये बिहार के अंदर आतंकवादियों का पनाहगार बना करके दंगा करवा रही है। और मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लोग ने उपद्रव किया है, धिक्कार है सत्ता पर बैठने का। 4 दिन 5 दिन बीत गया, अभी तक आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। बिहार में हुई हिंसा को लेकर जहां बीजेपी नीतीश सरकार पर आरोप लगा रही है, तो नीतीश सरकार के मंत्री बीजेपी पर एक के बाद एक काउंटर अटैक में जुटे। नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हिंसा के लिए बीजेपी को मास्टरमाइंड करार दे दिया है। बीजेपी के जो मास्टरमाइंड है, इसमें जो उनके डेमोगेग हैं, उन लोगों का ये दस्तूर रहा है। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, सब इसके सामने है। तो बिहार की जनता इस बात के लिए होशियार है, सतर्क है। उसने प्रयास किया, लेकिन यह दंगा फैला नहीं। हमारे बीच में से किसी न किसी को खरीद करके बलवा कराने का प्रयास करेगा। फिलहाल बिहार में हिंसा वाली जगहों पर अब शांति है और आम जनजीवन सामान्य होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर गरमाई सियासत अब तक ठंडी नहीं हो सकी है। पटना से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सासाराम और बिहार शरीफ की हिंसा के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेबाकी से अपने मन की बात रखी। लेकिन इस दौरान भी नीतीश ने हिंसा के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। नीतीश कुमार की पुलिस दंगों और दंगाइयों पर रोक लगाने में विफल रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या दंगों को रोकने में नाकाम नीतीश जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं? आइए आपको सुनवाते हैं आज नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा। सासाराम और बिहार शरीफ में जो हुआ वो एक साजिश का परिणाम था या प्रशासनिक लापरवाही? नहीं, प्रशासनिक तो नहीं है, वो तो एक चीज पर नजर रखी गई है। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है। और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, हम लोग पूरा देख रहे हैं, पूरे तौर पर है। उसमें प्रशासन वो जानबूझ करके कुछ किया है घटपच इधर। जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा, करेंगे। लगा हुआ है सारा प्रशासन के लोग, सब लोग लगे हुए हैं। एक तरफ अब शांति है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन हाँ, खोज रहा अब कहाँ कोई करने वाला है यहाँ की कहीं और है, ये तो बाद में पता चलेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर की, जहां हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भगवा ध्वज लगाने के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई और दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की, 4 बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। 2 समुदायों के बीच झड़प के दौरान जबरदस्त मारपीट हुई, जिसमें 6 युवक जख्मी हो गए। इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। नजर हमारे छठे सवाल पर। हमारा सवाल है, हनुमान जयंती से पहले अहमदनगर में क्यों बिगड़े हालात? इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज केलकर। हनुमान जयंती के पहले अहमदनगर में क्यों बिगड़े हालात? पुलिस से मिले जानकारी के मुताबिक शहर के वरुलवाड़ी इलाके में झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ, बहस हुई, झगड़ा हुआ, यहां तक के पत्थरबाजी भी हो गई। 2 मोटरसाइकिल जला दी गई, अनेक वाहनों की तोड़फोड़ हुई। 19 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शहर में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया हुआ है। वातावरण भले ही नियंत्रण में है, तनाव भी है।
कल हनुमान जयंती है। पिछले साल इसी दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी को बलवाइयों ने बंधक बना लिया था। हंगामे और हिंसा के बीच वहां के हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब कल एक बार फिर से हनुमान जयंती है, लिहाजा पुलिस इस बार पहले से ज्यादा सतर्क है। पुलिस ने हिंदू संगठनों को हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी है और इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। हमारा 7वां सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, हनुमान जयंती को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। साल 2022 में जब हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकली थी तो आरोप है कि उस शोभा यात्रा पर यहां से कुछ दूर पर ही जब वो शोभा यात्रा पहुंची थी तो उसके ऊपर पथराव किया गया था, जिसके बाद इस पूरे इलाके में जमकर पथराव हुआ, दंगे जैसे हालात हो गए थे और तकरीबन हफ्ते से 10 दिन लगे थे दिल्ली पुलिस को जहांगीरपुरी की हालात संभालने में। इस बार पुलिस किसी तरीके की चूक नहीं करना चाहती, इसलिए हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 2 संगठनों ने दिल्ली पुलिस से हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मांगी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। रामनवमी के दिन हमने देखा था कि इस पूरे रास्ते पर 200 मीटर तक शोभा यात्रा चली थी, इसके अलावा आगे जाने की अनुमति नहीं थी। इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हनुमान जयंती के दिन इस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहेगी। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया जाएगा, जगह जगह पर बैरिकेड लगाए जाएंगे, ड्रोन से नजर रखी जाएगी और पुलिस की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से इस इलाके का माहौल न बिगड़ने पाए। कार्यक्रम में आज इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात।